हेलो। तो हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इम्यून सिस्टम क्या है, जिसमें आप लोगों ने जाना था कि इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के बाहर से आने वाले किसी पैथोजन यानी बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह के माइक्रोब्स जो होते हैं, जो हमारे शरीर में आके बीमारी पैदा कर सकते हैं, उन माइक्रोब्स को रोकने, उनसे लड़ने की जो हमारे शरीर की क्षमता होती है, इसी को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये 3 फेजेस में होती है, 3 लेयर्स में होती है, हम कह सकते हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि सबसे जो पहली लेयर है वो हमारे फिजिकल बैरियर्स, यानी सबसे पहले तो है कि हमारे माइक्रोब्स को शरीर घुसने ही न दे। उसके लिए क्या क्या है हमारे पास? उसके लिए हमारे पास स्किन है, उसके लिए हमारे पास जो हमारे शरीर के अंदर जाने के रास्ते हैं, जैसे नाक है, मुंह है, इसमें कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं, कहीं म्यूकस की लाइनिंग है, कहीं हेयर्स है। आँख है तो उसमें टीयर, आंसू बनता रहता है, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। स्किन है, इसमें स्वेट, पसीना बनता है, उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, उसमें कुछ और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कि बाहर से आने वाले माइक्रोब्स को रोके। इसके बाद भी माइक्रोब्स हमारे शरीर में अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उनको रोकने के लिए, उनको मारने के लिए जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये 2 तरह का है। पहला है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा है एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो है जो कि हमें पैदाइशी प्राप्त होता है, हेरेडिटरी है, यानी जब हम पैदा हुए तो हम लेकर आए साथ में इनेट इम्यूनिटी। और इनेट इम्यूनिटी की विशेषता हम लोगों ने देखी थी कि ये क्विक होता है, यानी तुरंत रिएक्ट करता है, लेकिन लेस स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिसिटी कम होती है। आज हम लोग इम्यून सिस्टम के दूसरे बड़े जो हिस्से हैं उसके बारे में जानेंगे। इम्यून सिस्टम का जो बड़ा लेयर है, जो बड़ा पार्ट है, वो है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, जो हम पैदा होने के बाद धीरे धीरे विकसित करते हैं अपने शरीर में। हमारा शरीर जैसे जैसे हमारे वातावरण के कीटाणुओं से उसकी मुलाकात होती है, हमारे वातावरण से कीटाणु हमारे शरीर में घुसते हैं, नाक से, मुंह से, ब्लड में जाते हैं, शरीर में जाते हैं, तो उनको देख के धीरे धीरे हमारा शरीर सीखता है कि इनके लिए किस किस तरह के हथियार की जरूरत है, कैसे कैसे हमको चीजें बनानी है जिससे इनसे लड़ा जा सके, इनको रोका जा सके। तो इस इम्यून सिस्टम के इस पार्ट को हम एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो धीरे धीरे विकसित होता है हमारे शरीर, एडेप्ट करते हैं। तो इनेट हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग एडेप्टिव में जाएंगे, एडेप्टिव के बारे में जानेंगे। तो ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी 2 तरह का होता है, 2 पार्ट है इसके, फिर 2 विंग्स कह सकते हैं। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के 2 विंग्स, जैसे हमारी सेना होती है ना, हमारी सेना के 3 विंग है, एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है, 3 विंग्स हैं। उसी तरह से हमारे इम्यून सिस्टम के पहले तो 2 मेजर विंग्स हुए, एक इनेट इम्यूनिटी, उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। दूसरा बड़ा विंग है एडेप्टिव इम्यूनिटी। इस एडेप्टिव इम्यूनिटी में भी 2 विंग्स, पहला सेलुलर इम्यूनिटी और दूसरा ह्यूमोरल इम्यूनिटी। आज हम लोग सेलुलर इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे। सेलुलर इम्यूनिटी को आप ऐसे समझिए, एक तो मुख्य रूप से ये वायरस के लिए बना हुआ है। पहले हम लोग थोड़ी एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की और चर्चा कर लें। इट टेक्स मोर टाइम टू डेवलप, यानी ये थोड़ा डिलेड है, समय लेता है विकसित होने में। और इसके पहले जो इनेट इम्यूनिटी थी वो क्विक, तुरंत रिएक्ट करती थी, लेकिन एडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या है, समय लेता है डेवलप होने में, लेकिन ये हाईली स्पेसिफिक है। इनेट इम्यूनिटी हाईली स्पेसिफिक नहीं थी, लेस स्पेसिफिक थी, लेकिन ये हाईली स्पेसिफिक है। हाईली स्पेसिफिक मतलब कि इसके पास जैसा दुश्मन आए वैसा हथियार रहेगा, जिस तरह का दुश्मन आए वैसा हथियार। जैसे हमारी सेना होती है ना, उधर से दुश्मन टैंक लेके आएगा तो ये टैंक से अटैक करेगी सेना, उधर से कोई हवाई जहाज से अटैक करेगा तो हम हवाई जहाज से अटैक करेंगे। जैसा उसके पास अटैक हथियार होगा वैसा हमारे पास भी डिफेंस का हथियार होगा।
उसी तरह से एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में जैसा दुश्मन आता है, बैक्टीरिया है, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया है, उनके लिए अलग अलग तरह के इसके पास डिफेंस मैकेनिज्म है, अलग तरह का वायरस होगा, अलग अलग तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होगा। तो इसको कहते हैं हाईली स्पेसिफिक। हर बैक्टीरिया के लिए एक अलग हमारे शरीर में मॉलिक्यूल होगा, हर वायरस के लिए कुछ अलग मॉलिक्यूल होगा, इसलिए इट इज हाईली स्पेसिफिक। इट हैज मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या है कि एक बार कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ गया, कोई वायरस आ गया, उससे इसने लड़ लिया। पहली बार में थोड़ा समय लगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी इसको, लेकिन एक बार लड़ लिया तो अब इसने उसको पहचान लिया, याद कर लिया, और दोबारा वही बैक्टीरिया वायरस आएगा तो उससे तुरंत उसको मार भगाएगा, फिर समय नहीं लेगा। तो इट हैज मेमोरी। ये सब किसके प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं? एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ये प्रॉपर्टीज इन्नेट में नहीं थी। एक ही इन्नेट के पास अच्छाई थी कि वो क्विक, तुरंत एक्शन लेती, लेकिन ये समय लेती एक्शन लेने में। लेकिन इसकी अच्छाइयां क्या है? हाईली स्पेसिफिक है, इसके पास मेमोरी है। अब ये जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है, इसका जो मुख्य हथियार है वो है हमारे लिम्फोसाइट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गन्स एंड सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा है, और उसमें हम लोगों ने देखा कि WBC जो 5 तरह के होते हैं, सब हमारे शरीर को बीमारियों से, रोगाणुओं से रोकने में ही मदद करते हैं, उनसे हमारी सुरक्षा करने में मदद करते हैं। लेकिन उसमें जो लिम्फोसाइट्स हैं, इनकी एक मुख्य भूमिका है। ये लिम्फोसाइट यही पूरे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का जन्मदाता है। लिम्फोसाइट यानी जो एक तरह का WBC है, यही पूरे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का के जन्मदाता है लिम्फोसाइट। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी 2 तरह का होता है, सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। दोनों ही तरह की इम्यूनिटी इस लिम्फोसाइट से पैदा होती है। ठीक ना? ये 2 तरह की, सेलुलर और ह्यूमरल। ठीक, ये दोनों किससे पैदा हो रही हैं? लिम्फोसाइट से। लिम्फोसाइट्स क्या हैं? 5 में से एक तरह के WBC हैं, ये याद रखना। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कितने तरह का हुआ? 2 तरह का, सेलुलर और ह्यूमरल। तो आज हम लोग इस पार्ट में सेलुलर इम्यून सिस्टम की बात करेंगे। जो दोनों सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी है, ये लिम्फोसाइट से डेवलप होती है, और लिम्फोसाइट्स 2 तरह के मुख्य रूप से होते हैं। लिम्फोसाइट्स मुख्य रूप से कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। उनको टी सेल्स और बी सेल्स भी कहते हैं, टी सेल्स और बी सेल्स। ठीक है, अब आप याद रखिए कि टी सेल क्या है? दिस टी सेल इज फॉर सेलुलर इम्यूनिटी एंड दिस बी सेल इज फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये दोनों ही एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अहम हिस्सा है। ये दोनों क्या हैं? लिम्फोसाइट। टी सेल और बी सेल लिम्फोसाइट, अलग अलग तरह। टी सेल किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेलुलर इम्यूनिटी के लिए। और बी सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ह्यूमरल इम्यूनिटी के। अब हम लोग देखें कि ये दोनों टी सेल और बी सेल कहाँ पैदा होते हैं, कैसे बनते हैं। ये दोनों ही टी सेल और बी सेल, यानी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये हमारे बोन मैरो में बनते हैं। देखिए, ये एक हमारी लॉन्ग बोन है, जैसे मान लीजिए कि हमारी फीमर जो है, फीमर है ये, या ह्यूमरस है। लॉन्ग बोन्स जनरली उसके अंदर थोड़ी खाली जगह होती है और वहां पर बोन मैरो भरा होता है। इसी बोन मैरो में सारे ब्लड सेल्स बनते हैं, तो लिम्फोसाइट्स भी वहीं बनेंगे जहां सारे ब्लड सेल बन रहे हैं। तो लिम्फोसाइट्स कहां बन रहे हैं, पैदा कहां हो रहे हैं? बोन मैरो में। बोन मैरो कहां है? हमारी लॉन्ग बोन्स के अंदर, जो उसका शाफ्ट होता है लॉन्ग बोन्स का, ये शाफ्ट है उसके अंदर। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? देखिए, ये हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स है। हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स का क्या मतलब? हीमोपोएटिक मतलब जिससे ब्लड सेल बने। हीमोपोएसिस का मतलब होता है ब्लड सेल का बनना। तो हीमोपोएटिक स्टेम सेल ये वो सेल है जो ब्लड सेल प्रोड्यूस करते हैं।
अब इसमें दो तरह के सेल्स बने, ये नीला वाला ये टी सेल प्रिकर्सर है, टी सेल प्रिकर्सर यानी टी सेल का ये पूर्वज है, ये लिम्फोसाइट है। क्या है ये? लिम्फोसाइट है। और अभी ये किस स्टेज में है? टी सेल का प्रिकर्सर। और एक और सेल आप बन रहा है, देखिए ये बोन मैरो लिम्फोसाइट यानी बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, बोन सेल का प्रिकर्सर, बी सेल का प्रिकर्सर। अब आपको यहां पर मुख्य चीज एक समझनी है, बी सेल और टी सेल का अंतर। बी सेल जो है ये बोन मैरो में पैदा होते हैं। बी सेल कहां पैदा हुआ? ये बी सेल है, कहां पैदा हुआ? बोन मैरो में। और ये यही मैच्योर होके बड़े हो जाते हैं, यहीं पर ये बड़े भी हो जाते हैं यानी मैच्योर हो जाते हैं। तो दो बातें याद रखनी है, बी सेल पैदा कहां हो रहा है? ये बी सेल कहां पैदा हो रहा है? बोन मैरो में। और बड़ा कहां हो रहा है? मैच्योर कहां हो रहा है? बोन मैरो में, ठीक है, यहीं पर। और यहीं से मैच्योर होके ये उन जगहों पर चला जाता है, यहां चला जाता है जहां पर कि ये मैंने पेन लेने की कोशिश कर रहा था। ये बी सेल मैच्योर होके उन ऑर्गन्स में चले जाते हैं, ये बी सेल है, ये बी सेल, सॉरी, बी सेल उन ऑर्गन में चले गए जहां की उनको काम करना है। देखिए ये क्या है? ये वो ऑर्गन्स हैं जहां पर कि लिम्फोसाइट्स काम करते हैं। काम करने का मतलब है कि पैथोजन से लड़ते हैं, ठीक है। दो तरह के आपको यहाँ ऑर्गन्स दिखाए गए हैं, एक बार फिर से पहले इसको समझ लीजिए। ये एक है हीमोपोएटिक टिश्यू, हीमोपोएटिक टिश्यू। हीमोपोएटिक टिश्यू का मतलब है कि जहां पर ब्लड सेल बनते हैं, हीमोपोएटिक टिश्यू मतलब जहां ब्लड सेल बनते हैं। और ये है पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स। पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो हैं जहां पर कि ये लिम्फोसाइट्स काम करते हैं यानी पैथोजन से लड़ते हैं। कौन कौन से इसमें आते हैं हम लोग आगे सब चर्चा करेंगे, जहां पर कि ये लड़ते हैं पैथोजन से, ठीक है। तो जहां पर ये ब्लड सेल बन रहे हैं, ब्लड यानी बी सेल बन रहे हैं, टी सेल बन रहे हैं, इसको हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। और जहां ये काम कर रहे हैं इसको हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है और ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। और ये बीच में एक और ऑर्गन है थाइमस, ये भी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। दिस थाइमस इज आल्सो अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो अब आप अंतर समझिए, ये दोनों प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो है जहां पर लिम्फोसाइट्स यानी बी सेल या टी सेल पैदा होते हैं और मैच्योर होते हैं। ये दोनों जगह है जहां ये पैदा हो रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं। और पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स, इसी का दूसरा नाम है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, वो सेल हैं, वो ऑर्गन्स हैं जहां की टी सेल और बी सेल पैथोजन से लड़ाई भिड़ाई कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, उनको हम सेकेंडरी या पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन कहेंगे। अब फिर से यहाँ आइए, ये बी सेल कहां से बने? हीमोपोएटिक स्टेम सेल से। कहां पर? बोन मैरो में। यहाँ ये बने ना, बोन मैरो में बने। यही मैच्योर हुए और यहां से ये चले गए सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, यहां ये पैथोजन से भिड़ेंगे। दूसरे तरह के ये जो टी सेल हैं, ये कैसे बी सेल से अलग हैं, इनको देखिए। टी सेल पैदा तो हुए बोन मैरो में, कहां पैदा हुए? बोन मैरो। लेकिन यहां से ये चले गए दूसरी जगह थाइमस में। ये थाइमस हमारे हार्ट के पास एक स्थित ऑर्गन है, थाइमस। यहां पर ये चले आए टी सेल, यहां आ गए।
और इनका जो मैच्योरेशन है, जो इनका विकास है, वो थाइमस में हो रहा है। ये मैच्योर हो गया और यहां से मैच्योर होने के बाद ये अब फिर ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में चले गए। यहां पर ये टी सेल आ गए जहां की इनको माइक्रोब के साथ लड़ना। तो टी सेल और बी सेल का अंतर फिर से समझिए। ये दोनों बोन मैरो में पैदा हुए, टी सेल और बी सेल कहां पैदा हुए? बोन मैरो। दोनों किस चीज से पैदा हुए? अपने हीमोपोएटिक स्टेम सेल से। फर्क क्या है? बी सेल बोन मैरो में पैदा हुआ और यही मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया, विकसित हो गया और यहां से सीधे चला गया सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये लिम्फोसाइट्स की कर्म भूमि है जहां उनको लड़ना है पैथोजन से, ठीक ना? सीधे चले। टी लिम्फोसाइट में क्या है भाई? पैदा तो हुए बोन मैरो में, लेकिन इनका विकास, इनका मैच्योरेशन यहां नहीं हुआ। मैच्योरेशन इनका हुआ यहां से ये गए बीच के तीसरे ऑर्गन में, थाइमस में गए। टी सेल का मैच्योरेशन थाइमस में होता है, इसीलिए इनको टी सेल कहते हैं। टी फॉर थाइमस, और इनका नाम भी टी सेल। तो टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, matured and developed in thymus, and then they work in secondary lymphoid organs। ठीक है? तो सेलुलर इम्यूनिटी की फिर से अब हम चर्चा करें। हम लोग आज सिर्फ सेलुलर इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। सेलुलर इम्यूनिटी हमारी सेना का वो विंग है जिसमें समझिए कि ये पैदल सैनिक, दो तरह की सेना है, सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी में पैदल सैनिक हैं, और वो पुराने जमाने वाले पैदल सैनिक जो भाला लेके लड़ रहे हैं, तलवार लेके या भाला लेके लड़ रहे हैं। इनके पास बंदूक नहीं है, गोली नहीं चला सकते, तो तलवार भाले से कैसे लड़ा जाता है भाई? दुश्मन के बिल्कुल करीब जाके उसको मारना पड़ेगा ना। तो सेलुलर इम्यूनिटी में यही है, इसमें पैदल सैनिक हैं, तलवार या भाले की मदद से लड़ते हैं और सीधे दुश्मन के करीब जाना है। और जो दूसरी वाली इम्यूनिटी थी, ये देखिए ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में वो सैनिक हैं जिनके पास बंदूक है और वो दूर से ही गोली चला देंगे, तोप है, दूर से ही गोला दाग देंगे। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी ज्यादा एडवांस्ड है, इसमें सैनिकों को दुश्मन के एकदम करीब नहीं जाने की जरूरत है, दूर से ही गोली से मारेंगे। लेकिन आज हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सेलुलर इम्यूनिटी के बारे में। सेलुलर इम्यूनिटी में पैदल सैनिक हैं, भाले वाले सैनिक हैं। कौन से सैनिक है? क्या नाम है उनका? टी सेल। ये टी सेल गोली नहीं चला सकते, इनके पास भाला है और ये सीधे दुश्मन के एकदम करीब जाके लड़ेंगे। तो सेलुलर इम्यूनिटी इट इज परफॉर्म्ड बाय टी सेल्स। टी सेल्स कहां से टी सेल्स बने? टी लिम्फोसाइट से बने। टी सेल ओरिजिनेट कहां हुए? बोन मैरो में। मैच्योर कहां हुए? थाइमस में। उसके बाद ये कहां गए? टी सेल देन माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, या जिसको हम पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन भी कहते हैं, है ना? और ये स्प्लीन हो सकता है, लिम्फ नोड्स हो सकता है, टॉन्सिल हो सकता है, और भी ऑर्गन। अब टी सेल भी दो तरह के हैं। टी सेल्स, टाइप्स ऑफ टी सेल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टी सेल्स। टी हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, इसको टीएच सेल्स लिखते हैं, कहते हैं, और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, टीसी सेल्स। तो जो टी हेल्पर सेल्स हैं, अब देखिए ये क्या करेंगे? ये जो दूसरी वाली विंग है खुद नहीं मारेंगे। जो दूसरी वाली विंग है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, बी सेल वाली, ये उसकी मदद करते हैं, उसको सूचना देते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम के जो सारे विंग्स हैं, पहली विंग थी इनेट इम्यूनिटी, और फिर एडेप्टिव है जिसमें कि दो विंग है, सेलुलर और ह्यूमोरल। ये सारे विंग्स आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, सामंजस्य बिठा के काम करते हैं। जहां जरूरत होती है एक दूसरे की मदद करते हैं, आइसोलेशन में नहीं काम करते, ठीक है? तो एक दूसरे की मदद करते हैं।
तो टी हेल्पर सेल्स खुद नहीं दुश्मन को मारेंगे, बल्कि ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी बी सेल की मदद करेंगे। लेकिन जो दूसरे तरह वाले हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, ये किल होस्ट सेल्स, ये मार देते हैं, खुद ही अपना काम करते हैं, लड़ाई करते हैं। अब आगे बढ़ने के पहले हम लोग थोड़ी सी और चर्चा कर लें। देखिए, जो इम्यून सिस्टम है, जिसका काम है शरीर में बाहर से आए पैथोजेंस को पहचानना और उनको मारना, तो आप ये समझ के रखिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मुख्य रूप से हमारे इम्यून सिस्टम के दो कार्य हुए। पहला कार्य क्या है कि जो भी बाहर से पैथोजन आया उसको पहचानना। पहचानना का मतलब क्या है भाई? ये पहचाने कि ये बाहरी सेल है, क्योंकि वो भी सेल है और हमारे शरीर के अंदर जो सारी चीजें हैं ये भी सेल से बनी, ये भी सेल है। हमारा शरीर भी सेल से बना है। बाहर से जो चीज बैक्टीरिया आया या कोई प्रोटोजोन आया या कोई हेलमिंथ आया, ये भी क्या है? वो भी सेल है। तो पहला काम है इम्यून सिस्टम को कि वो पहचाने कि ये जो सेल है पैथोजन का, ये बाहरी है। पहचानेगा तभी तो उसको मारना है, हमारे अपने सेल को नहीं मारना, जो बाहर से पैथोजन आया उसको मारना। तो पहला काम क्या है? उसको पहचानना। और दूसरा काम है उसको मारना। दूसरा काम है उसको मारना। तो ये दो अलग अलग तरीके से प्रक्रिया चलती है। बाहरी सेल पैथोजन को पहचानने की एक प्रक्रिया है और मारने की दूसरी प्रक्रिया। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो पहचानने के लिए बाहरी सेल को, जो पैथोजन आया बाहर से, उसको ज्यादातर ये आप मैकेनिज्म जो देख रहे हैं ये पहचानने वाला है। टी सेल पहचानेंगे उनको। टी सेल का काम क्या है? ये भी पहचान करना ही इनका मुख्य रूप से काम है। और जो आगे बी सेल पढ़ेंगे आप ह्यूमरल इम्यूनिटी में, वो भी मुख्य रूप से पहचान करेंगे। कैसे पहचान करेंगे? वो एंटीबॉडीज बनाएंगे। एंटीबॉडीज जाके जो पैथोजन आया है उसके साथ अटैच हो जाएंगे। मारेंगे नहीं, उसको मार नहीं पाएंगे, वो एंटीबॉडीज मार नहीं पाते, अटैच हो जाते हैं, उसको पहचान लेते हैं कि भाई ये बाहरी है। उसको एक मार्क कर देते हैं, पहचान बना देते हैं, उसके साथ जब बाइंड कर लेते हैं तो एक पहचान हो गई कि ये बाहरी है। ठीक है? तो ये बहुत सारे मैकेनिज्म बाहरी सेल्स को पहचानने के लिए। अब रही बात उसको मारा कैसे जाए, तो मारने के लिए जो शुरू में इनेट इम्यून सिस्टम में आप लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी हैं, वही चीजें सब ज्यादा काम में आती हैं। क्या क्या? एक तो है बड़े बड़े फैगोसाइट्स, ईटिंग सेल्स। ईटिंग सेल्स का काम है कि शरीर ने जिस पर पहचान बना के रखी है कि ये बाहरी सेल है, पैथोजन है, चाहे वो एंटीबॉडी के बाइंड करने से या वो टी सेल के बाइंड करने से, जिस तरह से पहचान बना के रखी है बॉडी ने कि ये बाहरी सेल है, उनको फैगोसाइट्स खा जाएंगे। ठीक? यानी जब पहचान हो गई कि ये बाहरी सेल है तो उनको फैगोसाइट्स खा जाए। तो जब वो खाएंगे तब वो मरेगा। तो देखिए, पहचान का तरीका अलग था, मारने का तरीका अलग। मारने का दूसरा तरीका है कॉम्प्लीमेंट, वो भी इनेट इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, जो पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। जब पहचान बन गई कि ये बाहरी सेल है तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आया, उसने यहाँ काम किया और इसके बाहरी मेम्ब्रेन को पंक्चर कर दिया, तोड़ फोड़ दिया इसको, जिससे कि ये मर गया। ठीक? तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिए। अधिकतर चीजें जो आप अभी देख रहे हैं ये सब पहचान करने के लिए, कि हम पहचाने शरीर कि भैया ये बाहरी है। तो अब हम लोग फिर टी सेल पर आए। दो तरह का आपने टी सेल देखा, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल। टी हेल्पर सेल सिर्फ सिर्फ सूचना देगा, सहायता करेगा ह्यूमरल इम्यूनिटी की, और टी साइटोटॉक्सिक सेल ये मारने में मदद करेगा, खुद ही मारेगा। अब आप ये समझिए कि ये जो सेलुलर इम्यूनिटी, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? सेलुलर इम्यूनिटी किस सेल के द्वारा ये हो रही है? टी सेल के द्वारा। ठीक है? ये सेलुलर इम्यूनिटी मुख्य रूप से विकसित हुई है वायरसेस से लड़ने के। क्यों? क्योंकि वायरस सेल नहीं है, वो सेल से बहुत छोटे
चीज हैं, पूरा सेल का स्टेटस नहीं है उनके पास, बस एक खोल है बाहरी और उसके अंदर कुछ आरएनए या डीएनए है और प्रोटीन है। तो वो आते हैं तो क्या करते हैं हमारे शरीर, जैसे आजकल ये कोविड-19 है, ये सब क्या कर रहा है, सार्स वायरस क्या कर रहा है, ये हमारे ही शरीर के सेल में घुस जाता है, हमारे अपने शरीर के सेल के भीतर जाकर बैठ जाता है। तो सेल के भीतर बैठ गया भाई, और जिस सेल के भीतर बैठा वो हमारा सेल है, तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसे पहचानेगा कि यहाँ दुश्मन है। ये बड़ी भारी समस्या है वायरसेस के साथ, इसीलिए जल्दी हम इन पर काबू नहीं पा पाते, क्योंकि वायरस क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए, बाहर से आया और हमारे शरीर के किसी होस्ट सेल के अंदर प्रवेश कर गया, और जब प्रवेश कर गया तो अब तो वो हमारा सेल है, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा शरीर उस हमारे अपने सेल को बाहरी सेल की तरह से नहीं पहचान पाएगा, वो तो हमारा सेल है। फिर कैसे उसको मारे, कैसे उस वायरस से लड़े, इसी के लिए यही मैकेनिज्म है ये सेलुलर इम्यूनिटी। ये कुछ वैसे ही है जैसे सीमा पार से कोई आतंकवादी आया और आके हमारे किसी नागरिक के घर में घुस गया, कश्मीर में अक्सर ये होता है, वो आके जबरदस्ती किसी कश्मीरी के घर में घुस के बैठ गए, उनको डरा धमका के कि तुमको किसी से बताना नहीं है ना, बैठ गए। अब वहीं से अपना वो सारा काम कर रहे हैं, वहीं से अपना नेटवर्क चला रहे हैं, उसी आदमी के फोन से दूसरे को फोन करके अपने दूसरे साथियों से काम करवा रहे हैं। तो सेना के लिए बड़ा मुश्किल है कि उसको कैसे पहचाने भाई, वो तो हमारे ही किसी नागरिक के घर में घुस गया है, हमारे नागरिक को जल्दी मारना भी नहीं चाहती है, उसका घर तोड़ना भी नहीं चाहती है, ठीक। उसी तरह से ये वायरस, ये ऐसे आतंकवादी हैं जो आके हमारे ही सेल के अंदर बैठ जाते हैं और हमारा शरीर समझ नहीं पाता है, फिर उनको पहचान नहीं पाता है, होस्ट सेल से उसमें अंतर नहीं कर पाता। इसी के लिए ये मैकेनिज्म है, कैसे फिर उसका क्या किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले थोड़ा और टी सेल के बारे में जान ले। ईच टी सेल हैज वन स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब कि टी सेल जिसके साथ बाइंड करे, किसी एक ही तरह के सेल के साथ बाइंड कर सकता है, किसी एक ही तरह के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है। टी सेल जो है किसी एक ही तरह के मॉलिक्यूल, एक ही तरह के सेल के साथ बाइंड कर सकता है, यानी ये भी स्पेसिफिक है, हाईली स्पेसिफिक है, पूरा अडेप्टिव इम्यून सिस्टम हाईली स्पेसिफिक है। टी सेल्स एक्ट एट शॉर्ट रेंज, नजदीक से लड़ाई करते हैं, लाइक फुट सोल्जर्स, पैदल सैनिक की तरह, एंड डायरेक्टली कॉम्बैट विद अ फॉरेन सेल, किसी फॉरेन सेल जो बाहरी आतताई आया उससे डायरेक्ट भिड़ंत होती है ना, क्योंकि इसके पास भाला है, बस ये जाके सीधे उसके साथ अटैच करेगा, ठीक। टी सेल्स हैव ओनली मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, ये जो भाला भाला हम कह रहे हैं, ये भाला और कुछ नहीं है, ये टी सेल है, उसका मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में से निकला हुआ 2 रिसेप्टर है। तो टी सेल्स के पास क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स हैं, ठीक ना। ये रिसेप्टर्स कैसे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, अल्फा एंड बीटा, ये एसएस लिंक्ड हैं, ठीक है। ये देखिए ये टी सेल, ये का टी सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो गुलाबी रंग से आप देख रहे हैं ये टी सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पूरा जो है ये क्या है, ये टी सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। और अब इस टी सेल में इसी में ये 2 मॉलिक्यूल्स निकले हुए हैं, एक ये और दूसरा ये, ठीक। ये 2 रिसेप्टर हैं जो भाले की तरह से निकले हैं, और ये दोनों देखिए एसएस लिंक्ड है, डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़े हुए हैं। ऊपर का हिस्सा ये इसमें वेरिएबल रीजन है, यानी हर टी सेल में ये अलग तरह का होगा, देखिए यहाँ जो 2 है ये भी अलग अलग तरह के,
ताले की चाबी की तरह से, इसका शेप अलग, इसका शेप अलग। ये शेप सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है ये बताने के लिए कि हर रिसेप्टर एक दूसरे से अलग है। तो ऊपर वाला वेरिएबल रीजन है और नीचे वाला कांस्टेंट रीजन। ये अल्फा चेन है, ये बीटा चेन है। तो ये टी सेल है जिसके ऊपर लगे हुए ये दो रिसेप्टर हैं। अब हम लोग देखेंगे इस टी सेल के लड़ने का मैकेनिज्म, कैसे ये लड़ते हैं। कुछ बेसिक चीजें पहले जान लीजिए। बोथ टीएच एंड टीसी सेल्स, टीएच यानी टी हेल्पर सेल्स एंड टीसी यानी टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, बाहर से आने वाली एंटीजेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? उनके पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स से, एंटीजेंस के पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स से। ठीक है, ये पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स क्या है? एंटीजेंस के टुकड़े हैं, ठीक है, जो हमारे होस्ट सेल में ही पैदा होते हैं। ठीक है, तो हमारे सेल्स में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम लोग एमएचसी प्रोटीन्स कहते हैं। एमएचसी प्रोटीन्स क्या है? इसका पूरा नाम है मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। सब अभी ठीक से समझेंगे आप। हमारे सेल्स में ये पाया जाता है। इसका काम है कि जो फॉरेन जो जो वायरस आ गया है, उन वायरस के टुकड़ों को पकड़ के, एमएचसी मॉलिक्यूल का काम है, ये क्या काम है? वायरस के टुकड़ों को पकड़ के और होस्ट सेल के सरफेस पर ले जाकर टी सेल को दिखा दे कि भैया यही है। टी सेल उनको पकड़ ले। एमएचसी एक तरह से समझिए जैसे कचहरी में पेशकार होते हैं, जो मुजरिम को पेश करता है जज के साथ, साहब ये मुजरिम है ना, पेशकार पेश करता है, मुकदमा को पेश करता है जज के साथ। उसी तरह से एमएचसी जो है ये हमारे सेल्स का पेशकार है। हमारे सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर जो बाहरी पैथोजन आके छुप गया है, उनके टुकड़ों को ले जाकर टी सेल के सामने पेश करता है, शो करता है, साहब ये मुजरिम है, ये आतंकवादी है, पैथोजन है। दो तरह के एमएचसी सेल्स होते हैं, MHC1 एंड MHC2। MHC नाम से बहुत घबराइएगा मत, ये बस समझ लीजिए कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जिसका पूरा नाम है मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब जो MHC1 है ये तो हमारे सभी सेल में पाया जाता है। हमारे शरीर के सारे सेल जिसमें कि न्यूक्लियस है, सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स में ये MHC1 पाया जाता है। और MHC1 मुजरिम को किसके सामने प्रेजेंट करता है? टीसी सेल के सामने। ध्यान रहे, MHC1 मुजरिम को किसके सामने प्रेजेंट करता है? टीसी सेल। अगर अभी ठीक से समझ में ना आ रहा हो तो परेशान मत होइएगा, अगले फिगर में सब समझ में आ जाएगा। बस चीजों को ध्यान में रखिए। MHC1 पेशकार है, वायरस के टुकड़ों को किसके सामने प्रेजेंट करता है? टीसी सेल के सामने प्रेजेंट करता है। MHC2 दूसरा पेशकार है, ये कुछ खास सेल्स में पाया जाता है। MHC1 तो सारे में पाया जाता है, MHC2 कुछ खास सेल्स में पाया जाता है। किसमें किसमें? जैसे मैक्रोफेजेस में। मैक्रोफेजेस एक तरह के ये फैगोसाइट्स हैं, ईटिंग सेल्स हैं, या बी सेल्स, इनके अंदर जो विशेष इम्यून सेल्स हैं उनके अंदर MHC2 पाया जाता है। और ये उसको प्रेजेंट करता है, पेश करता है, जो जो पैथोजन आया है उसके टुकड़ों को टीएच सेल्स के सामने। अभी सारी चीजों को आप अगले डायग्राम से समझिएगा तो आसानी से समझ जाइएगा। अभी कुछ और है। टीसी सेल्स बाउंड विद MHC1। टीसी सेल किससे बाइंड कर रहा है? MHC1 से, क्योंकि MHC1 ने टीसी सेल को प्रेजेंट किया था। तो टीसी सेल MHC1 के साथ बाइंड किया और होल सेल को मार दिया। पूरा सेल जिसके अंदर ये सारा कुछ था पैथोजन, उसको मार डालता है। टीएच सेल्स ये किससे बाइंड कर रहे हैं? MHC2 से। और ये क्या करते हैं कि उसके बाद बी सेल को एक्टिवेट कर देते हैं और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि बी सेल्स और मैक्रोफेजेस की सहायता से वो होस्ट सेल मार दिया जाए। ये दो एडिशनल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, CD4 और CD8।
CD4 TH सेल्स की बाइंडिंग में मदद करता है और CD8 TC सेल्स की बाइंडिंग में मदद करता है। अब देखिए डायग्राम से भी, अच्छा अभी और कुछ है। एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल APC। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या है? इसका नाम पहले भी आया फिर आएगा। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इज एन इम्यून सेल दैट डिटेक्ट्स, पहचान करता है, इंगल्फ, खा लेता है और इन्फॉर्म, सूचना देता है किसको? एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को, इन्फेक्शन के बारे में। जब कोई किसी पैथोजन की पहचान होती है शरीर में, व्हेन अ पैथोजन इज डिटेक्टेड, these APCs, antigen presenting cells, will phagocytose the pathogen, पैथोजन को खा जाएंगे, डाइजेस्ट कर जाएंगे और उसके बाद उसके डिफरेंट टुकड़ों को, फ्रैगमेंट्स को ले जाकर और प्रेजेंट करेंगे टी सेल्स के सामने। अब इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। सेलुलर इम्यूनिटी का जो टीसी सेल्स है उसके मैकेनिज्म के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। टीसी सेल्स, ठीक है। तो टीसी सेल के मैकेनिज्म में देखिए, ये हमारे शरीर का की एक नॉर्मल कोशिका है। ले लूं, ये हमारे शरीर की एक नॉर्मल सेल है, ठीक है। अब इसमें कोई भी सेल हो सकता है, ये मछली, इसमें बाहर से ये एक वायरस आ रहा है। वायरस में देखिए क्या क्या चीज होता है, ऊपर वायरल एनवेलप है, उसके अंदर ये जो एस शेप से दिखाया जा रहा है ये वायरल आरएनए है, और एक ये छोटा सा डॉट जो है ये वायरल प्रोटीन है। तो एक खोल है वायरल एनवेलप और उसके अंदर दो चीज है, वायरल आरएनए है और वायरल प्रोटीन। कुछ वायरस में डीएनए भी होता है, यहाँ आरएनए की बात की गई है। ये वायरस हमारे एक शरीर के सामान्य कोशिका में आया, सामान्य कोशिका, कोई भी कोशिका हो सकती है, इसमें आया। कैसे आ रहा है? आने के लिए देखिए यहाँ पर एक कैविटी सी बनी और ये एक वेसिकल बन गया। ये जो सेल की मेम्ब्रेन है इसी की मदद से एक वेसिकल बना और उस वेसिकल में ये वायरस कैद हो गया है, ठीक है। और इस वेसिकल को हम एंडोसोम कहते हैं, ये एंडोसोम है ना। ये सब जैसे लाइसोसोम होता है उसी तरह से ये जब कोई चीज बाहर से अंदर आती है तो एंडोसोम की मदद से आती है। तो हमारे एक सामान्य कोशिका में ये वायरस घुस गया, एंडोसोम के अंदर अभी है, और अब एंडोसोम टूट गया और एंडोसोम से बाहर निकल गया ये वायरस। ये खतरा आ गया हमारे शरीर में, वायरस आ गया। वायरस का ये आरएनए है और वायरस का ये प्रोटीन है ना। ये वायरस का प्रोटीन है और ये वायरस का आरएनए है। अब ये क्या करेंगे दोनों? आरएनए हमारे ही इसी सेल के रेप्लिकेशन मैकेनिज्म को हैक कर लेंगे और हैक करके और अपना रेप्लिकेशन शुरू कर देंगे। देखिए ये एक से एक बढ़ने लगी इसकी संख्या, और अपनी संख्या फिर इससे नए नए वायरस बनाएंगे। जैसा ये बाहर से आया था ना वायरस, यहाँ तो टूट गया, लेकिन अब ये जो इसका आरएनए है ये मल्टीप्लाई कर करके ढेर सारे वायरस इसमें सेल में बना देगा, ठीक। इसी सेल के अंदर वायरस ही वायरस भर जाएंगे, फिर ये सेल फटेगा, ये वायरस दूसरे सेल में जाएंगे, दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेंगे। ऐसे धीरे धीरे ढेर सारे सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमारे शरीर को क्या करना है, देखिए मैकेनिज्म एक है। इसके पहले ये जो प्रोटीन है इसका, वायरस का, ये आया वायरल प्रोटीन, ये भी इसकी भी संख्या बढ़ रही है, 3-4 हो गई है। लेकिन हमारे सेल के अंदर एक ये स्ट्रक्चर है जिसको हम प्रोटियासोम कह सकते हैं। ये प्रोटियासोम और कुछ नहीं है, एक तरह का लाइसोसोम, जो प्रोटीन को तोड़े वो प्रोटियासोम। तो इसमें ये प्रोटीन मॉलिक्यूल गया, इसने इसको ले लिया और इनको तोड़ दिया। इनके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ये छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकले, ये पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स हैं। ये क्या है? दीज आर पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स। ये पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स यहाँ से गए ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब देखिए इस सेल के पास MHC1 है, ये सामान्य कोशिका है ना, तो MHC1 है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें एक यू शेप स्ट्रक्चर है और इसके पीछे दो टेल है, लेकिन ये दो टेल में एक ही टेल पूरी है और एक टेल का बस छोटा सा हिस्सा दिख रहा है। तो MHC1 टेल में, MHC1 मॉलिक्यूल में समझ लीजिए कि 1.5 टेल,
और जब आप MHC2 में देखेंगे तो पाएंगे कि 2 पूरे पूरे टेल। टेल क्या है? MHC ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, उसी मॉलिक्यूल के हिस्से हैं ये। तो MHC1 क्या करेगा? इसने क्या किया कि इस वायरस के एक पेप्टाइड को जो ER में है, यहां इसने इसको कैच कर लिया, इसने इसको पकड़ लिया। MHC1 ने किसको पकड़ लिया? जो वायरस बाहर से आया था उसका जो प्रोटीन टूटा प्रोटियासोम में, उस प्रोटीन के एक टुकड़े को इसने पकड़ लिया और पकड़ के MHC1 लेके गया, गोल्जी में पहुंचा और गोल्जी से अब ये बाहर आ गया। देखिए ये जो है, ये आप देख रहे हैं 1.5 पूंछ वाला, 1.5 टेल वाला MHC1 है ना, और इसके पास क्या है? ये नीले रंग का ये पेप्टाइड है, यही वायरस का पेप्टाइड है। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द वायरल पेप्टाइड। और MHC1 ने क्या किया? ले जाके सरफेस पर पहुंच गया, सेल के सरफेस पर, और दिखा रहा है, शो कर रहा है कि भाई आने जाने वाले देखो, इसके अंदर वायरस घुसा है, हम उसका प्रमाण लेकर आए हैं, उसका टुकड़ा लेकर आए हैं। ये उसी तरह से है जैसे कि अगर कश्मीर में मान लीजिए आतंकवादी अक्सर ऐसे लोगों के घर में घुस जाते हैं और ये कह देते हैं कि भाई किसी को फोन नहीं करना, बताओगे तो तुमको मार देंगे। लोगों को सिखा दिया जाए कि किसी बहाने भाई अगर आतंकवादी घुस जाए तो अपने घर के खिड़की पर किसी तरह से कोई लाल रुमाल टांग दो, किसी बहाने से, कपड़ा फैलाने के बहाने से, ताकि दुश्मनों को समझ में आ जाए कि इसमें आतंकवादी छुपा हुआ है। तो ये हमारे शरीर का मैकेनिज्म है। ये MHC1 क्या कर रहा है? वायरस आया, अपना यहाँ पर उन्होंने मल्टीप्लिकेशन चालू कर दिया इस सेल के अंदर, लेकिन MHC1 क्या कर रहा है? उस वायरस के एक प्रोटीन के टुकड़े को लेकर जाकर सेल के सरफेस के बाहर शो कर रहा है ना, इसी में है, इसी में है। अब देखिए, जब TC सेल घूमता हुआ उधर से गुजरता है और देखता है कि अरे इस सेल के पास तो MHC1 ले खड़ा है कुछ लेकर, तो MHC1 लेकर खड़ा, मतलब मामला गड़बड़ है, इसके अंदर वायरस आ गया है। उस वायरस के टुकड़े को लेकर ये आकर दिखा रहा है MHC1 कि इसी होस्ट सेल में घुसा है वायरस, तुम लोग कुछ करो जल्दी। तो TC सेल आकर इसके साथ बाइंड कर, बाइंडिंग का मतलब है कि TC सेल जो है इसके लिए स्पेसिफिक है, बाइंड कर गया। अब देखिए एक CD8 प्रोटीन है TC सेल के पास, जो इस MHC1 CD8 TC से निकला है और MHC1 के पास आकर बाइंड कर दिया। ये CD8 इस बाइंडिंग को और परफेक्ट कर देता है कि अब ये परफेक्ट हो गया कि TC सेल इसके लिए स्पेसिफिक है, यहाँ बाइंड कर लिया और ये बाइंडिंग जल्दी छूटेगी नहीं। तो TC सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल आकर इसके साथ बाइंड कर गया इस होस्ट सेल के साथ। अब क्या करेगा? अब टी साइटोटॉक्सिक सेल इस पूरे सेल को उड़ा देने का प्रयास करेगा, मार डालने का प्रयास करेगा। जैसे जब आतंकवादी कोई बहुत खतरनाक किसी घर के अंदर घुस के जाए, किसी मंदिर के, किसी स्कूल के अंदर घुस जाए, तो भाई अब सेना के पास क्या उपाय है? तो उस घर को उड़ा दो, उस बिल्डिंग को उड़ा दो। तो ये TC सेल क्या करता है? इस पूरे सेल को मार डालता है। कैसे मारता है? खुद की किसी हथियार से नहीं मारता है। इस सेल के पास अपना, हर सेल के पास एक अपना स्विच होता है, एक जेनेटिक प्रोग्राम होता है। एपोप्टोसिस का एक प्रक्रिया होती है, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब सेलुलर डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी हर सेल एक निश्चित समय के बाद स्वयं मर जाता है। उसके पास ऐसी जेनेटिक प्रोग्रामिंग होती है। हमारे शरीर के जितने सेल हैं, ये सब उनका जब उनकी आयु पूरी होती है तो वो मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें एपोप्टोसिस चालू हो जाती है। तो ये TC सेल क्या करता है कि इस सेल की एपोप्टोसिस की प्रक्रिया को शुरू कर देता है, इंडक्शन ऑफ एपोप्टोसिस। यानी इस सेल की आयु अभी थी, साल भर थी इसकी, साल भर बाद ही मरता, लेकिन TC सेल ने क्या किया कि सूचना भेज दी कि तुम अभी मर जाओ, ताकि तुम मर जाओ तो तुम्हारे साथ साथ ये भीतर का जो वायरस है घुसा हुआ तुम्हारे अंदर, ये भी मर जाए, तो शरीर की बाकी कोशिकाएं बची रहें। इसके लिए ये सेल स्वयं आत्महत्या कर लेता है, मर जाता है। और इसको आत्महत्या के लिए प्रेरित कौन करता है? ये TC सेल। इट इंड्यूसेस एपोप्टोसिस इन दिस सेल। तो ये तो सामान्य सेल की मैकेनिज्म हुई। हमारे शरीर के जो सामान्य सेल होते हैं, जो भी न्यूक्लिएटेड सेल, उसमें अगर कोई वायरस घुस गया तो उसका कैसे खात्मा होगा? आपने देखा, उसके टुकड़े को, एक पेप्टाइड फ्रेगमेंट को MHC1 लेकर गया,
सेल के सरफेस पर उसने प्रेजेंट किया, और सेल के सरफेस पर कौन मिला उसको, टीसी सेल आया, उसने इससे बाइंड किया, और उसके बाद जब बाइंडिंग हो गई CD8 प्रोटीन से भी थोड़ा और परफेक्शन हो गया बाइंडिंग का, तो इस टीसी सेल ने इस पूरे सेल के अंदर एपोप्टोसिस की प्रक्रिया को इंड्यूस कर दिया, और उसके बाद अब ये सेल इसकी डेथ हो जाएगी। अब ये दूसरे तरह का सेल, जो विशेष तरह के सेल, कभी कभी आतंकवादी क्या करते हैं कि आए सीमा पार से, और किसी के घर में नहीं, जो हमारे कोई मुख्य मिलिट्री के ठिकाने हैं, कोई रक्षा के जो ठिकाने हैं, आर्मी का कोई हेडक्वार्टर हो, कोई तोपखाना हो, हमारा हथियारों का जहां पर स्टोर हो, ऐसी जगहों में घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब सोचते हैं कि ऐसी जगह को तो जल्दी सेना उड़ाएगी नहीं, क्योंकि वहां तो बड़ी इंपॉर्टेंट सूचनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हथियार है, ठीक है। तो जो हमारे रक्षा के ठिकाने हैं वहीं पर कभी कभी आतंकवादी घुस जाते हैं। तो कुछ एंटीजन, बाहर से हमारे शरीर में आने वाले पैथोजन भी ऐसे ही होशियार होते हैं, और जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल हैं उसी में घुस जाते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है उसी को। ये उसी विशेष सेल को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। ये जो सेल है, ये जो पूरा यहाँ सेल है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। जैसे बी सेल हो सकता है या फैगोसाइट हो सकता है, ठीक है। इस तरह के सेल में जब कोई वायरस आया, एंटीजन आया, देखिए प्रक्रिया तो लगभग वैसे ही यहाँ भी हुई, एंटीजन अंदर आ गया एंडोसोम की मदद से। यहाँ पर MHC1 की जगह MHC2 है, यहाँ पर MHC2 है। MHC2 के कंपोनेंट्स कुछ अलग हैं, ऊपर एक कैप जैसी चीज दिख रही है, और इसमें जो दो टेल हैं ये दोनों पूरे पूरे हैं, तो ये जरा बड़ा मॉलिक्यूल है। यहां भी यही हुआ, प्रोटियोलिसिस हुई, जो वायरस का प्रोटीन था टूटा, और वायरस के प्रोटीन के टुकड़े हुए। इन वायरस के प्रोटीन के टुकड़ों को MHC2 लेकर सरफेस पर पहुंचा, MHC2 लेकर सरफेस पर पहुंचा, ठीक है। ये MHC2 है लाल रंग का, ये जो ब्लू कलर का है ये वायरस का पेप्टाइड फ्रैगमेंट। तो जब MHC2 अगर यहाँ आया तो यहाँ पर TC सेल नहीं बाइंड करेगा, यहाँ पर TH सेल आएगा। MHC2 के साथ TH सेल बाइंड कर सकता है। इस बाइंडिंग को थोड़ा और परफेक्ट कौन करता है, CD4 प्रोटीन। पिछले वाले में किसने किया था, CD8 ने किया था, और यहाँ पर CD4 प्रोटीन बाइंड कर रहा है। अब TH सेल बाइंड कर लिया मतलब पहचान हो गई कि भाई इसमें है वायरस, लेकिन इसको थोड़ा खत्म करने का अलग उपाय है। TH सेल क्या करेगा, टी हेल्पर सेल है ये हेल्प करेगा। किसकी हेल्प करेगा, ये अगला जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, उसको ये इंड्यूस करेगा, उसको सूचना देगा कि तुम आओ। अब वहां से बी सेल आएंगे, वहां से एंटीबॉडीज आएंगे, वो इसको मार्क करेंगे, इसको चिन्हित करेंगे, और फिर आगे को इसको मारा जाएगा। तो ये सेलुलर इम्यूनिटी का मैकेनिज्म है। इसमें मुख्य रूप से मुख्य बातें आपने जानी कि सेलुलर इम्यूनिटी टी सेल से होती है। टी सेल कहाँ मैच पैदा हुए, बोन मैरो में। मैच्योर कहाँ हुए, थाइमस में, ठीक है। टी सेल के पास रिसेप्टर कैसे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हैं। ये मुख्य रूप से किसके किसके साथ लड़ने के लिए हैं, ये उन वायरसेस के साथ लड़ने के लिए हैं जो आकर हमारे ही होस्ट सेल में घुस जाते हैं। तो उन वायरसेस का क्या होता है, उनके प्रोटीन को तोड़ा जाता है, उनके टुकड़ों को, फ्रैगमेंट्स को लेकर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस पर जाते हैं। कौन से मॉलिक्यूल हैं, MHC1 और MHC2। MHC1 सभी हमारे शरीर के न्यूक्लिएटेड सेल्स में होते हैं। MHC2 कहाँ होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में, यानी जैसे बी सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, इस तरह के सेल्स हैं। अब सब दोनों प्रक्रियाओं के अंत में क्या हुआ, TH1 है अगर, तो आकर यहाँ TC ने बाइंड कर लिया था, और TH2 है, सॉरी MHC2 है, तो उसके साथ TH सेल ने बाइंड किया। जब ये बाइंडिंग हो गई, चाहे TC सेल की चाहे TH सेल की, इसका मतलब है कि इस सेल को मार्क कर लिया गया, चिन्हित कर लिया गया कि इसके अंदर
वायरस घुसा है। अब अगर टीसी सेल ने बाइंड किया है तब तो स्वयं ये इसको मार डालेगा, टीएच सेल ने बाइंड किया है तो ये आगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी की मदद से इसको मारेगा। ठीक, तो ये इम्यून सिस्टम का जो सेकेंड मेजर विंग है एडेप्टिव इम्यूनिटी, उस एडेप्टिव इम्यूनिटी के पहले पार्ट के बारे में हम लोगों ने जाना, सेलुलर इम्यूनिटी। अगले पार्ट यानी ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में हम लोग अगले दिन जानेंगे। थैंक यू।